साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर आधुनिक चित्रकार तैयब मेहता के बारे में। तैयब मेहता एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी एक ऐसी स्टाइल बनाई, एक ऐसी शैली बनाई कि उनको उस स्टाइल के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। आर्ट फॉर आर्ट शेक जिसको कहा जाता है, कला के लिए कला। इस मुहावरे को हम बहुत ही अच्छी तरह से तैयब मेहता के चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। तैयब मेहता भारतीय आधुनिक कलाकारों में ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी पेंटिंग सर्वाधिक मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची गई है। हालांकि यह इतना महत्व नहीं रखता, फिर भी ये उनकी कला की महत्ता को अवश्य दिखाता है। तो आज हम बात करेंगे तैयब मेहता जी के बारे में। तैयब मेहता जी का जन्म 26 जुलाई 1925 को गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था और उनका पालन पोषण मुंबई के कावफोर्ड मार्केट में दाऊदी बोहरा समुदाय में हुआ था। वे जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, उस ग्रुप के सदस्यों में से एक थे। ये ग्रुप जिसकी अपनी एक अलग पहचान है भारतीय आधुनिक कला में स्थापित करने के लिए कलाकारों को इस ग्रुप ने बहुत सारा कार्य किया। एम.एफ. हुसैन, सूज़ा, रज़ा आरा सब इसके सदस्य थे। उनके साथ ही तैयब मेहता जी भी इस ग्रुप के सदस्य रहे। इनका इस ग्रुप में रहते हुए और इस ग्रुप के साथ कार्य भी इन्होंने किया और तत्पश्चात ये अपनी विदेश यात्राओं के दौरान बहुत से अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के संपर्क में भी आए। इनको स्कॉलरशिप भी मिली। तो पहले ये लंदन में रहे, फिर न्यूयॉर्क में रहे और वहाँ रहते हुए इन्होंने आधुनिक कला को समझने का, जानने का प्रयत्न किया। न्यूयॉर्क में रहते हुए ये अति सूक्ष्मवाद से भी प्रेरित हुए और उनके चित्र उस समय के इससे प्रभावित है, वो देखे भी जा सकते हैं। तत्पश्चात ये वापस भारत आए और भारत आके इन्होंने विश्व भारतीय शांति निकेतन में कुछ समय बिताया, जिसके कारण वहाँ का प्रभाव भी इनके चित्रों में पड़ा और उनके चित्रों की विषय वस्तुओं में कुछ भारतीय विषय जैसे सांड, बंधे हुए सांड, रिक्शा पुलर्स जैसे विषय देखने को मिलते हैं। अंग विच्छेद वाली आकृतियाँ, यूँ कहें कि ब्रेकिंग फॉर्म्स वाली कुछ ह्यूमन फिगर्स वगैरह और गिरती हुई आकृतियाँ इनके चित्रों में यहीं से आना प्रारंभ हुई थी। इन्होंने अपने चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय चित्रों के रूप में एक अलग पहचान दिलाई। पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं ये जिनकी पेंटिंग 10 लाख डॉलर से ज़्यादा मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेची गई और फिर तो 3 करोड़ के आसपास भी इनकी एक पेंटिंग बिकी है। यह दिखाता है कि किस प्रकार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इनकी कला को विश्व पटल पर भी स्वीकारा गया। इतना अच्छा और इतना आधुनिक और इतना क्रिएटिव काम भारतीय कलाकारों में कम ही देखा जा सकता है, जो कि इनमें दिखाई देता है। पुरस्कार के रूप में अगर इनको देखा जाए तो इनको जॉन डी रॉकफेलर फेलोशिप 1968 में मिली। फिर दिल्ली में पेंटिंग के लिए इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पेंटिंग में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कालिदास सम्मान भी दिया और 2005 में कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए दयावती मोदी फाउंडेशन भी इनको दिया गया और 2007 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और उनकी एक शॉर्ट फिल्म जो बूचड़ खाने में बॉम्बे में इन्होंने शूट की थी, उसको फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड 1970 में भी दिया गया। तो आइए देखते हैं इनकी कुछ पेंटिंग्स क्या है, इनकी पेंटिंग्स में समझने की कोशिश करते हैं। स्पेस डिवीज़न, समतल रंग योजना, रेखाओं की अपनी विशिष्टता और इन सब के साथ में विषय और विषय की भावात्मक अभिव्यक्ति आप इनके चित्रों में देख सकते हैं। किस प्रकार ऐसा लगेगा आपको जैसे कि एक नया कलाकार
किस प्रकार उन्मुक्त भाव से रंगों को चित्र में प्रयुक्त करता है और रेखाओं को उसके साथ संयोजित करने का प्रयास करता है, तो वो जो एक सृजन यात्रा होती है, वो सृजन यात्रा इनके चित्रों में दिखाई देती है। बहुत ही कम सॉफ्ट कलर्स, उसके साथ में स्पेस डिवीज़न का बहुत ही सुंदर प्रयोग और आकृतियों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना क्षय वृद्धि के साथ में, यह आप इनके चित्रों में देख सकते हैं। छायांकन का कहीं प्रभाव आपके इनके चित्रों में नहीं दिखाई देगा। स्पेस डिवीज़न इतना सुंदर है इनका कि आपकी आंखें नहीं हटेगी। आपको लगेगा कि किस प्रकार एक व्यक्ति इतनी फ्रीडम की, इतनी स्वतंत्रता के साथ में स्पेस डिवीज़न कर सकता है। इस चित्र में भी देखिए, अब बहुत ही सीमित, बहुत ही कम रंग और उनके साथ इतनी सशक्त अभिव्यक्ति एक महान कलाकार ही कर सकता है। इस चित्र में भी देखिए, रंग योजना, संयोजन, सतह विभक्ति, सभी कुछ से परिपूर्ण बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए कि कुछ सांड की आकृति, जैसा कि हमने बताया कि विश्व भारती शांति निकेतन में रहते हुए इनके चित्रों में आई थी, वो आप इसमें देख सकते हैं। कुछ मानवाकृति के साथ में उसे संयोजित करके और कोऑर्डिनेटर लाइंस के द्वारा सतह को फ्रेम से जोड़कर कितनी सुंदरता के साथ इन्होंने प्रदर्शित किया है। ये देखिए, और सुंदर रंग योजना, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन, बहुत ही सुंदर सतह विभक्तिकरण, ये इनकी कला की जो मुख्य विशेषता है वो आपको इसमें दिखाई देती है। क्या यही कारण रहे हैं कि इनको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इतनी पहचान मिली है। कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन इस पेंटिंग में आपको दिखाई देगा। आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इन पेंटिंगों में कि ये 3 करोड़ में या 4 करोड़ में बिक रही है और ऐसा तो हम भी बना सकते हैं। पर एक जो कलाकार की सिंप्लिसिटी होती है, कलाकार की भावों को देने में जिस हद तक वह अपने आप को सरल कर पाता है, वो इन चित्रों की मुख्य विशेषताएं हैं। आप कितना भी कर ले, इतना सहज होना हर कलाकार के लिए मुमकिन नहीं होता है। देखिए, वही कुछ सांड वाली आकृति और उसके साथ मानवाकृति को कितने सुंदर रंग संयोजन के साथ और सतह विभक्तिकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए इनकी एक और पेंटिंग। तो साथियों, जब हम चित्रकला में स्पेस के साथ, रंगों के साथ खेलने का प्रयास करते हैं और बाहरी प्रभावों को हटाकर, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। आजकल हम नेट पर, इस पर जो भी देखते हैं, उन पेंटिंगों को देख के कॉपी करने का प्रयास करते हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम क्या देना चाहते हैं और क्या वास्तव में कला की परिभाषा है, क्या सहजता क्या होती है, सरलता क्या होती है और कला तत्वों के साथ में उसको किस प्रकार सामंजस्य उसका बैठाया जा सकता है, यह समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन महान कलाकारों की पेंटिंगों का अगर हम अध्ययन करते रहेंगे तो निसंदेह धीरे धीरे इनमें निहित जो कलात्मक तत्व है और सरलता और सहजता है, वह हमें काफ़ी कुछ सिखाएगी। पर आवश्यक है इसके लिए कि हम निरंतर इस प्रकार की महान विभूतियों की चित्रों को देखते रहें, उनको समझने का प्रयास करें। तो इन चित्रों को देखकर कुछ नया सोचने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें, तो निसंदेह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और कुछ नया कर पाएंगे। तो आइए एक बार पुनः अवलोकन करते हैं कि तैयब साहब ने किस प्रकार चित्रों का बनाया है। रेखाओं को देखिए, आपकी रेखाएं सशक्त है, टूटी हुई है, पर फिर भी चित्र में एक लय उत्पन्न कर रही है। ये साधारण कार्य नहीं है, ये एक सिद्धहस्त कलाकार ही कर सकता है और इसके लिए बहुत अनुभव चाहिए। तो ये थे तैयब मेहता और उनका कार्य। तो आप इनके कार्य का अवलोकन निरंतर करें, समझने का प्रयास करें और कुछ नया करने का प्रयास करें और अच्छा करने का प्रयास करें।
तो साथियों थैंक्स, नए लेक्चर के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।